बीजेपी में उपचुनाव को लेकर रणनीति का दौर लगातार जारी है। आज भी 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर रणनीति बन रही है। इस वक्त हम बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ही मौजूद हैं। हालांकि मीडिया को इस बैठक से दूर रखा गया है, लेकिन बाकी सभी जो संबंधित नेता हैं, विधानसभा उपचुनाव के लिए जो समितियां बनी हैं और जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, वो यहां शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह समेत तमाम जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। खास बात ये भी है कि वो नेता जो उपचुनाव लड़ेंगे वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, जजपाल जज्जी, हरदीप सिंह डंग समेत कई और ऐसे पूर्व विधायक जो इस्तीफा देकर आए हैं वो यहाँ बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में खास तौर से उपचुनाव में किस तरीके की रणनीति हो चुनाव को लेकर, उस पर मंथन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उन नेताओं की नाराज़गी भी दूर करने की कोशिश है जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो चुनाव के दौरान नाराज़ अपने ही घर में हो सकते हैं। कमलनाथ सरकार गिराने के सीएम शिवराज के वीडियो और ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस अब आग बबूला है और सड़कों पर उतरकर अब इसका प्रदर्शन और विरोध किया जा रहा है। भोपाल में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर इस बात को लेकर नाराजगी जताई जा रही है कि किस तरीके से साजिश के तहत कमलनाथ सरकार को गिराया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ये विरोध प्रदर्शन और अनलॉक में इस तरह की तस्वीरें अब निकलना आम बात है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, क्या नाराजगी है, क्या विरोध है? अभी तक तो हम कह रहे थे कि खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी 22 विधायकों, लेकिन ये बात खुद शिवराज जी चौहान मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में कह दी कि दिल्ली के इशारे पर, मोदी जी और शाह के इशारे पर मध्य प्रदेश की सरकार हमने तोड़ी है, कमलनाथ जी की सरकार को हटाया है और तुलसी सिलावट मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मदद से ये सब हुआ है। तो ये जो खरीद फरोख्त हुई है 22 विधायकों की सरकार, चलती हुई सरकार गिराई। 107 विधायक की सरकार है, वो कमलनाथ जी की 121 विधायकों की सरकार थी। तो ये महामहिम जी को दे रहे हैं ज्ञापन कि ये खरीद फरोख्त बंद हो। ये राजस्थान में भी चल रही है, ये छत्तीसगढ़, गुजरात, सब जगह ये सब हो रही है और हमारी मांग है कि जो दल बदले उसको 6 साल तक चुनाव न लड़ने दें। तो बिल्कुल ये विरोध प्रदर्शन है कांग्रेस का और इस बात को लेकर नाराजगी जताई जा रही है कि जो सरकार गिराई गई है वो गलत तरीके से गिराई गई है और राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन दिया जा रहा है। और कांग्रेस का आरोप इस बात को लेकर भी है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की सरकार को भी गिराने की साजिश हो रही है। कैमरामैन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। सीएम शिवराज सिंह के कमलनाथ सरकार को गिराने के कथित ऑडियो के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में बवाल मच गया। आज कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंची। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, अब गोले यहाँ पर बनाए गए हैं जो 1-1 मीटर की दूरी पर हैं। उनमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय वाकलीवाल वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर पहुँचे हुए हैं और वो अब इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। जी विनय जी, किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन है, क्या करने वाले? देवेन, तुम तो तुम्हारा बोलो यार। विनय जी बताइए, क्या प्रदर्शन है? 3 दिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर शहर आते हैं और वो खुद कह रहे हैं, जिसका वीडियो ऑडियो आपके पास है, वो खुद कह रहे हैं कि केंद्र के इशारे पर, केंद्र की साजिश के तहत मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो बहुमत की सरकार चल रही थी उसको गिराया गया, षड्यंत्र पर गिराया गया। उसके स्वरूप आज हम यहाँ पर राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है और जो केंद्र की जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में किसानों का ऋण माफ़ हुआ और बिजली का बिल 100 रुपये, केवल 100 रुपये यूनिट का बिजली का बिल आ रहे थे, पेंशन योजना, अन्य जो सरकार इतना बढ़िया काम कर रही थी, उस सरकार को साजिश के तहत गिराया गया। ये तनाव की स्थिति यहाँ पर बन रही है क्योंकि ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस के साथ इनकी झड़प की भी होना शुरू हो गई है। तो आप समझ सकते हैं जब आप बिना परमिशन के प्रदर्शन करेंगे तो उनके साथ इस तरह की बहस आप देख सकते हैं। कोरोना का समय, सोशल डिस्टेंसिंग का
पालन करना है, बावजूद इसके कांग्रेस के ये जो नेता हैं वो इनसे बहस कर रहे हैं। जो प्रशासन के अधिकारी हैं और पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बहस यहाँ पर की जा रही है और ये जो प्रदर्शन है वो अब धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही मास्क पर चुनावी रंग चढ़ा हुआ है और राजधानी भोपाल में दुकानों में जो मास्क पहुंचे हैं उसमें खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उनके मास्क यहां पर पहुंचे हुए हैं। यानी ऑन डिमांड जो लोगों की डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से ही इस तरह के जो मोदी मास्क हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किस हिसाब से डिमांड आ रही है और किस तरह से इन मास्कों को तैयार किया गया है, इस वक्त हमारे साथ जो शॉप ऑनर हैं उन्हीं से जानते हैं। भैया ये जो मास्क है खास करके पॉलिटिकल नेताओं के इमेज वाले, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो कब से डिमांड की जा रही है, कहाँ से डिमांड हुई है, कितने मास्क आपने बुलवाए? देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता हर जगह हर चीज़ में आजकल है और ख़ासकर अभी उपचुनाव का भले तारीखें निर्धारित नहीं है लेकिन चुनावी हलचल शुरू हो चुकी हैं और उनकी तैयारियों को लेके अभी जैसे झंडे बैनर लोग तो चलते ही हैं, लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभी ये मास्क, खासकर मोदी मास्क जो काफ़ी डिमांड में है, ये हम लोगों ने बुलवाए। तकरीबन मेरे पास 500-1000 पीस आ चुके थे, जिसमें से मुश्किल से 40-50 पीस ही अभी मेरे पास बचे हैं। और इसी तारतम्य में जब कुछ कांग्रेस के लोगों को पता चला कि ये मास्क इस तरह से बिक रहे हैं तो उन्होंने हमसे कोई डिमांड की। तो राहुल गांधी हैं इनमें, है ना, एक ये राहुल गांधी जी हैं इनका, ये कमलनाथ जी हैं इनका है, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी ये मास्क बना हुआ है। मतलब उपचुनाव में हमें काफ़ी उम्मीद है कि इस बार जो प्रचार और बचाव वो मास्क से हो सकता है। उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसी डिमांड के चलते अब तक लॉकडाउन के बाद जब से दुकानें खुली हैं तो 500 से 600 से ज़्यादा जो मास्क हैं वो बिक चुके हैं और अभी और ज़्यादा डिमांड है 500 से 600 मास्क की जो कि तैयार करवाए जा रहे हैं। यानी एक तरह से जो चुनावी मास्क हैं वो ज़रूर दुकानदार को राहत ज़रूर दे रहे हैं और उपचुनाव से पहले इस तरह के जो मास्क हैं वो ग्रामीण इलाकों में उपचुनाव की सीटों पर पहुंच चुके हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़। तो कोरोना संकट के बीच कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जो है वो पेट्रोल डीजल के दामों में देखने को मिल रही है। बीते एक सप्ताह के अंदर 3 रुपए से ज़्यादा की वृद्धि हो चुकी है। जलपुर की अगर बात करें तो यहाँ पेट्रोल के दाम 81 रुपये 6 पैसे और जबकि जो डीजल है उसका दाम जो है 71 रुपये 64 पैसे पहुँच गया है। तो कोरोना संकट के बीच जहाँ सैलरीज कट ऑफ हो रही हैं, इस बीच पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि हो रही है। हमारे साथ एक युवा यहाँ मौजूद हैं। पेट्रोल डीजल के रेट्स में बढ़ोतरी हो रही है, आप कितना अभी सही मान रहे हैं इस संकट के बीच में? मेन चीज़ है कि टैक्सेस कलेक्शन पेट्रोल से बहुत ज़्यादा होता है सरकार के लिए और अभी शायद ज़रूरत भी इसके लिए है। और जो अभी मतलब पेट्रोल तो गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे, तो उनके लिए मतलब बेनिफिशियल, मतलब गवर्नमेंट को वेलफेयर सेक्शन अगर करना है किसी भी सोसाइटी के लिए तो वो ज़रूरी भी है। और हम जनता के साथ हैं, सरकारें ऐसा करती आई हैं, ऐसा हमेशा मतलब टैक्स लगता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। पेट्रोल यहाँ बहुत कम मिलता है। चेंज होगा अगर इसमें तो शायद पॉलिटिकल होता है विल, लेकिन ज़रूरी है। साथ है सरकार के साथ? हम साथ हैं। ठीक है, तो एक मिक्स रिएक्शन से हम देख सकते हैं टैक्सेस के माध्यम से ही कलेक्शन सरकार का होता है और उसके बाद वेलफेयर की बात जो है सरकार कहते हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन जो भी हो, बीते एक सप्ताह में करीब 3 रुपए की वृद्धि पेट्रोल और 3 रुपए की वृद्धि डीजल में हुई है। आम जनता की राय भी जो है वो मिक्स रूप से आ रही है। कुछ साथ में तो कुछ मानते हैं कि अब जब सैलरीज में कटौती हो रही है तो सरकार को इस बीच बढ़ोतरी की ओर विचार नहीं करना चाहिए। कोरोना संकट काल में कई लोगों को आर्थिक हानि झेलनी पड़ी है। इस आर्थिक हानि को झेलने वाले लोगों में प्रसूताएं भी शामिल हैं। कोरोना के संकट काल के दौरान हुए लॉकडाउन में 2 लाख से ज़्यादा प्रदेश की प्रसूताओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर के अब स्वास्थ्य विभाग ने नाराज़गी जताते हुए तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी में सभी के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अनलॉक 1 में बिगड़ी व्यवस्थाओं को अब वापस पटरी में लाने के लिए प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। अस्पतालों में कोरोना के अलावा अब दूसरी बीमारियों के इलाज भी मरीजों को मिल रहे हैं। लेकिन कोरोना संकट के कारण 2 महीने से प्रदेश भर में 2 लाख से ज़्यादा प्रसूताओं को जननी सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना की राशि नहीं मिल पाई है। मार्च के दूसरे सप्ताह में कोरोना के कारण बिगड़े हालात में प्रसूताओं को मिलने वाली राशि नहीं मिल पाई है। इन योजनाओं की समीक्षा बैठक में बड़े पैमाने पर भुगतान लंबित होने के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने नाराज़गी जताई है और 15 जून तक सभी को भुगतान करने को निर्देश दिए हैं।
अस्पताल में प्रसूता के डिस्चार्ज होने के पहले ये भुगतान होने थे, जो अब तक नहीं हो पाए हैं। सुरक्षित प्रसव कराने के उद्देश्य से सरकार संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना में शहरी क्षेत्र को प्रसूताओं को 1000 और ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को 1400 रुपये देती है। वहीं मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में पंजीकृत श्रमिक के परिवार की प्रसूताओं को 11,000 रुपये सरकार की बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई बार ये आदेश दिए जाते हैं कि डिलीवरी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के पहले प्रसूताओं के खाते में इन योजनाओं की प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 2 लाख से ज़्यादा प्रसूताओं का भुगतान नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बात पर ध्यान दिया है कि हितग्राहियों को समय रहते भुगतान किया जा सके। इसके लिए जिला सीएमएचओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही साथ आशा उषा कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया है कि जिन हितग्राहियों का बैंक खाता गुम है उनका पता लगाया जाए, ताकि जल्द से जल्द विभाग उनका भुगतान कर सके। रतलाम के जिला अस्पताल के एक ठेकेदार के 2 कर्मचारियों की अमानवीय करतूत सामने आई है। ठेकेदार के इन कर्मचारियों ने एक कोरोना संदिग्ध महिला की जलती हुई चिता में ही यूज किए हुए पीपीई किट और ग्लव्स डाल दिए। दरअसल पूरा वाकया रतलाम के भक्तन की बावड़ी मुक्तिधाम का है, जहां पर जावरा की एक कोरोना संदिग्ध महिला का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इस दौरान इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले जिला अस्पताल के ठेकेदार के 2 कर्मचारियों ने अपने यूज की हुई पीपीई किट और ग्लव्स को इन परिजनों के सामने ही जलती हुई चिता में डाल दिए और यह पूरा वाकया एक परिजन के मोबाइल कैमरे में कैद हुआ है, जिसके बाद इन कर्मचारियों की और जिम्मेदारों की जमकर किरकिरी हो रही है। दरअसल यूज की हुई पीपीई किट और ग्लव्स बायोमेडिकल वेस्ट के दायरे में आते हैं, जिन्हें एक निश्चित विधि के अनुसार इनका डिस्पोजल किया जाता है, लेकिन ठेकेदार के इन कर्मचारियों ने शायद इन बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल की नई विधि अपनाई है। अब देखना यह है कि ठेकेदार के इन कर्मचारियों के ऊपर रतलाम के जिला प्रशासन और जिला अस्पताल के जिम्मेदार आखिर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। शाजापुर में इस समय प्याज की बम्पर आवक चल रही है। मंडी में आने वाले किसानों को लगभग 4 से 5 घंटे तक अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ रहा है। आलम यह है कि कई किसान तो सुबह 4 बजे से ही मंडी में अपनी लाइन लगा रहे हैं। यहाँ तक कि जो एबी रोड है वहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर तक किसानों के वाहनों की लंबी लंबी कतारें देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हम इस समय मंडी में खड़े हैं। यहाँ तमाम किस्म की प्याज है। शुरुआती तौर पर क्वालिटी के हिसाब से इन सारे प्याज के रेट तय हो रहे हैं। 5 रुपये से लेकर अधिकतम 10 रुपये तक जो है अभी प्याज के मिल रहे हैं। मैं उस तरफ दिखाना चाहूँगा, ये पूरा मंडी प्रांगण जो है सिर्फ प्याज से भरा हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं, कई ट्रैक्टर मौजूद हैं। यहाँ का जो प्याज है ये यहाँ से दिल्ली, यूपी, बिहार, यहाँ तक कि बांग्लादेश बॉर्डर तक भेजा जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से लॉकडाउन में ये पूरा माल रुक गया था, उसके बाद जैसे ही अनलॉक की शुरुआत हुई और अनलॉक की शुरुआत के बाद प्याज की आवक में तेज़ी से इजाफा हुआ है। अभी भी कई बड़े शहरों की मंडियां प्रभावित है लॉकडाउन के कारण, जिसकी वजह से अब छोटी मंडियों में प्याज की काफ़ी डिमांड है और आवक भी है। तो लगातार प्याज की आवक है, किसान भी संतुष्ट है रेट से, व्यापारी भी फिलहाल संतुष्ट है। आप देख सकते हैं कि मंडी में बड़ी तादाद में हर रोज़ प्याज आ रहा है। व्यापारियों का मानना है कि प्याज में अभी और उछाल आएगा, रेट के दामों में और इजाफा होगा। आपको बता दें कि यही प्याज पिछले साल 100 रुपये पार किया गया था। हालांकि अभी ये हालात नहीं है, लेकिन व्यापारियों का मानना है कि मामूली बढ़ोतरी, जब डिमांड ज़्यादा होगी और आवक कम होगी तो बढ़ जाएगी। सत्ता पक्ष आक्रामकता के सामने बीजेपी ने अपनी एक नई रणनीति का खुलासा किया है। बीजेपी अब तेज तर्रार और आक्रामक छवि के नेता को युवा मोर्चा की जिम्मेदारी देने जा रही है। युवा मोर्चा के जरिए बीजेपी सत्ता पक्ष से मुकाबले के लिए धरातल पे लड़ाकों को उतारेगी। ये खुद भी आक्रामक शैली के साथ अब सत्ता पक्ष को जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। बहरहाल नए अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने तय किया है कि उनकी भी कमेटी में तेज-तर्रार छवि के नेताओं को प्रमुख स्थान दिया जाएगा, ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो वैचारिक लड़ाई है वो आक्रामकता के साथ और बराबर होने के साथ लड़ा जा सके और मिशन 2023 तय किया जा सके। बहरहाल बीजेपी आज तक तेज-तर्रार छवि से बचाव करते हुए एक शांत और सौम्य चेहरे के साथ आगे बढ़ी है, लेकिन देखना होगा कि 2 पारी खेल चुके विष्णुदेव साय के नए बदलाव और नए आक्रामक शैली की तैयारियों का परिणाम क्या कुछ होता है। और 2023 जो मिशन बीजेपी लेके चल रही है, इस मिशन को पूरा करने पे बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, और सबसे बड़ी बात ये कि सत्ता पक्ष अब बीजेपी के आक्रामक शैली का जवाब कैसे देगी।
कोरोना काल में अनाज और किराना जैसी सामानों की बढ़ती कीमतों ने लोगों के घरों का बजट बिगाड़ दिया है। जिस तरह से कीमतों में 10 से 15% का इजाफा हुआ है, कई जो चीजें थी उनमें बढ़ोतरी हुई है। खासकर तेल और किराना के अन्य सामान के जो प्रोडक्शन है वो कम हो गए हैं और दूसरे राज्यों से जो तेलों की आवक होती थी वो कम हुई है और साथ ही साथ जो किराना के बाकी सामान हैं, दालें हैं, चावल है, उनका भी आवक कम हुआ है और इसी वजह से कीमतें बढ़ी हैं। जिस तरह से आम आदमी कोरोना के संकट से जूझ रहा है, उस दौरान महंगाई ने भी आम आदमी की कमर तोड़ दी है। माओवादियों तक बड़ी मात्रा में कारतूसों की सप्लाई के मामले में सुरक्षा बलों के कान उस वक्त खड़े हो गए जब ये पता चला कि उनके ही महकमे के कुछ लोग जो हैं वो माओवादियों तक सप्लाई करने के लिए शामिल हैं। इसके बाद से सुरक्षा बलों ने जिस तरह का एक्शन मोड अपनाया है, उसमें हालांकि जो सुकमा जिले में काम करने वाले 2 हवलदार हैं, जिसमें कि एक प्रधान आरक्षक है और एक एएसआई है, दोनों को ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। और सबसे खास चीज़ ये है कि देश में धारा 311 का जो संविधान के तहत जो आती है धारा, इसका उपयोग बहुत कम देखने को मिलता है और ऐसे बहुत कम मामलों में उसका उपयोग किया जाता है। उसी धारा का उपयोग जो है बस्तर में ये दूसरी बार किया गया है जब 2 आरक्षकों को उस धारा का हवाला देते हुए नौकरी से बर्खास्त किया गया है। नहीं तो अभी तक ये होता था कि इस पूरे मामले में जांच होती थी और खुद सुरक्षा बल के आला अधिकारी, जिसमें कि बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज भी स्वीकारते हैं कि 1.5-2 साल जांच होने में लग जाता था और ऐसे समय में जो सबूत होते थे उनके मिटने की आशंका रहती थी। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जो है सुरक्षा बल एक्शन ले रहे हैं और जो भी उसमें दोषी पाए जा रहे हैं उन्हें जेल के सलाखों में डाला जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के सुरक्षा बल काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। बस्तर के जितने भी शास्त्रागार हैं वहाँ पर कड़ी चौकसी और निगरानी कर दी गई है। जो आवक जावक कार्य में लगे हुए अधिकारी हैं उनको भी मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा डीएसपी, एसपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो लगातार हर हफ्ते शास्त्रागारों की निगरानी करेंगे, आवक जावक रजिस्टर की एंट्री देखेंगे और साथ ही साथ इन तमाम घटनाक्रमों को देखते हुए बस्तर संभाग के सभी जगहों के थानों और चौकियों पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पुलिस लगातार इसमें अभी प्राथमिकी तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दावा ये की जा रहा है सुरक्षा बलों के द्वारा कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं और उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि जांच कार्यवाही प्रभावित ना हो इसलिए बहुत ज़्यादा कैमरे में कुछ भी आला अधिकारी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दावा ये ज़रूर किया जा रहा है कि इस मामले के तार और भी लोगों से जुड़े हो सकते हैं और उनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नक्सल मोर्चे पर जिस तरह की लड़ाई सुरक्षा बल लड़ रहे हैं, ऐसे में अगर अपने ही इस लड़ाई में उन्हें धोखा देते हैं तब नक्सलवाद की लड़ाई आखिर कैसे जीती जाएगी। जिला अस्पताल की लापरवाही का खामियाजा एक मुंह पशु भुगत रहा है। जिला अस्पताल ने अस्पताल परिसर के ठीक पीछे 3 ऐसे गड्ढे खोदे हैं जिसमें मेडिकल वेस्ट डाला जाना है और उस गड्ढे के आसपास कोई ना तो सुरक्षा के साधन मुहैया कराए गए हैं और ना ही किसी प्रकार का कोई बोर्ड लगा है। जिसके चलते एक मूक पशु, एक गाय चलते चलते उस गड्ढे में गिर गई है कि अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी होने के बाद भी इसकी कोई सूद नहीं ले रहा है। जिला अस्पताल में 3 बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं। गड्ढे तो जरूर खोद दिया मेडिकल वेस्ट के लिए, पर मेडिकल वेस्ट आज भी अस्पताल का बाहर खुले में पड़ा है। वहीं ये गड्ढे खुलेआम लोगों को मौत का आमंत्रण दे रहे हैं कि यहाँ पर ना तो कोई संकेत बोर्ड है और ना ही किसी प्रकार का कोई सुरक्षा का साधन उपलब्ध है, जिसके चलते कोई भी गाहे बगाहे इस गड्ढे में गिर जाए और या तो घायल होगा और गड्ढे की गहराई इतनी ज़्यादा है कि मौत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अस्पताल 3 दिन पहले इस गड्ढे में गाय गिर गई और जिसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को मिलने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन इस मामले में अनजान बना हुआ था। जब इस मामले को लेकर कुछ लोग मीडिया के लोगों ने हल्ला मचाया तो उसके बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया, पर अभी तक गाय को निकालने की कोई कवायद करती नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के खुलेआम गड्ढे खुले होने से कई बड़े बड़े हादसे दूसरे प्रदेश के दूसरे हिस्से में हो चुके हैं। उसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन इन सबसे सीख नहीं ले रहा है। बहरहाल देखना होगा कि अस्पताल प्रबंधन कब नींद से जागता है और कब ये अपने खाना पूर्ति वाले काम को बंद कर लोगों को हादसे से बचा पाता है।